फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शनाया बानो ने सुनील से पूछा, ऐसा इसकी माँ ने क्या किया था आपके साथ में जो आप उस बच्ची से बदला लेने पर आमादा हैं। अब आगे तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो काम सौंपा गया है तुम बस वही करो। अब लड़की 14 साल की हो चुकी है। उसके रियाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसके खाने पीने का खास ख्याल रखो ताकि उसकी खूबसूरती निखर कर आए, जिससे आगे चलकर उसे किसी भी बड़े क्लब में कैबरे डांसर रख लिया जाए। सुनील बोला, लेकिन क्या महफिलों में और क्लबों में उसे नचवाना ठीक लगेगा? वो तो मुझे एक भले घर की लड़की मालूम होती है। शनाया बानो बोली, भले घर की है इसीलिए तो उसे ऐसा बनाना है। सुनील बोला, हुजूर क्यों बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं आप? शनाया बोली, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी तभी तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। सुनील बोला, लेकिन हजूर न जाने क्यों मुझे उस पर तरस आता है। शनाया बोली, ऐसा है, तुम्हें अगर अपनी दरिया दिली दिखाने का इतना ही शौक है तो तुम बच्ची की परवरिश करना छोड़ दो। मैं किसी और औरत को देखता हूँ उसकी परवरिश के लिए। सुनील बोला, हुजूर मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। शनाया बोली, ठीक है, मैं ये बताने आया था कि आज से एक टीचर मिन्नी को अंग्रेजी पढ़ाने और अंग्रेजी डांस सिखाने आएगी और टीचर के सामने मिन्नी का नाम मारिया बताना। अब से मिन्नी का यही नाम चलेगा। सुनील बोला, हुजूर कम से कम बच्ची की पहचान तो मत छीनिए। शनाया बोली, मेरे मामले में तुम्हें ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और तुम ये काम मुफ्त में नहीं कर रही हो, तुम्हें इसके पैसे मिलते हैं, समझी? इतना कहकर सुनील बाहर गया, अपनी मोटर में बैठा और चला गया। शनाया बानो बस चुपचाप सुनील को जाते हुए देखती रही। तभी शनाया के पास 14 साल की मिन्नी आकर बोली, कौन आया था खाला जान? शनाया ने मिन्नी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तेरी बदकिस्मती। क्या कहती हो खाला जान? मेरी बदकिस्मती? ये कैसा जवाब हुआ भला? बताओ ना, ये कौन थे वे? मिन्नी ने फिर पूछा। ये शख्स वही तो था जो तेरी परवरिश का खर्चा उठा रहा है। शनाया ने जवाब दिया। तो ये कभी मुझसे मिलते क्यों नहीं? मिन्नी ने पूछा। वो तुझसे मिलना नहीं चाहते मेरी बच्ची, शनाया ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे आज तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया और ना मुझसे मिले। मिन्नी बोली, रहने देना बेटी, मत पूछ मुझसे इतने सारे सवाल, मैं तेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। शनाया बोली, तो किससे जाकर अपने सवालों के जवाब पूछूं? एक आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? 9 साल की थी तो पता नहीं कौन उस रात बेहोश करके मुझे मेरे घर से उठा लाया और एक अंधेरी सी कोठरी में कैद कर दिया। 2 दिनों तक मैं अंधेरी कोठरी में भूखी प्यासी बंद पड़ी रही। आखिर छोटी सी बच्ची भूख प्यास कब तक सहती? बेहोश हो गई और जब होश आया तो खाला जान मैं आपकी बाहों में थी। पता नहीं कौन मुझे आपके पास छोड़कर गया था। आपने कभी कुछ नहीं बताया। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई और अरमान चाचा सब मुझसे बिछड़ गए। मैंने आपको अपने शहर का नाम पता भी बताया, लेकिन आप कभी भी मुझे वहां लेकर नहीं गई और आपने ये सब करने की कोई वजह भी तो नहीं बताई। मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती मेरी बच्ची। खुदा के लिए शांत हो जा, शांत हो जा मेरी बच्ची। शनाया बोली, कैसे शांत हो जाऊं खामिनी? उस रात जो मेरी जिंदगी पर कहर टूटा था वो बस मैंने सहा है और अब तक सह रही हूँ। आपको क्या पता कि अपनों का बिछड़ना क्या होता है? मिन्नी रोते हुए चीखी, तू मुझसे कहती है कि अपनों का बिछड़ना क्या होता है? तुझे मेरी जिंदगी के बारे में क्या पता है? जिस दर्द की तू बात कर रही है मैंने भी इस दर्द को झेला है। मेरा भी एक खुशहाल परिवार था, लेकिन मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई तो मेरे अब्बू ने दूसरा निकाह पढ़वा लिया। मेरी सौतेली अम्मी के किसी और के साथ नाजायज संबंध थे। मेरी सौतेली अम्मी ने मेरे अब्बू को जहर देकर मार दिया और सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठ गई और उनके प्रेमी ने मुझे इस बाजार में लाकर बेच दिया और इतनी कम उम्र में इस दुनिया ने मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिए गए। शनाया की बातें सुनकर फिर मिन्नी कुछ ना बोल सकी। शाम को अंग्रेजी सिखाने वाली टीचर आई और उसे शनाया ने मिन्नी का नाम मारिया बताया। उसने मिन्नी को अंग्रेजी पढ़ाना और अंग्रेजी डांस की तालीम देनी शुरू कर दी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ साल और गुजर गए। 16 साल की होते होते मिन्नी डांस में निपुण हो गई
और अंग्रेजी गानों की धुनों पर बिजली की तरह थिरकने लगी। तब सुनील को लगने लगा कि मिन्नी अब इतनी काबिल हो चुकी है कि कोई भी क्लब उसे अपने यहाँ कैबरे डांसर के रूप में रख लेगा। इस विषय में सुनील ने शनाया से कहा, लेकिन शनाया बोली, हुजूर, मैं किस मुंह से मिन्नी से ये कहूँ कि मैं तुम्हें यह तालीम केवल कैबरे डांसर बनने के लिए दी गई है। शनाया बोली, ये तो तुम्हें कहना पड़ेगा शनाया। सुनील बोला, ना हुजूर, ये मुझसे ना हो पाएगा। मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है। मैं उसे कैसे कहूँ कि तुम्हें अब महफिलों में अपने बदन की नुमाइश करनी पड़ेगी। इतने सारे लोगों को अपनी अदाओं से दिल बहलाना पड़ेगा। लोग शराब पीकर उसे गंदी निगाहों से देखेंगे ना। ना ना, मुझसे ना होगा। शनाया चीखी, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि वो क्लब में कैबरे करेंगी तो उस पर दुनिया नोट लुटाएगी, वो लाखों में खेलेगी, लाखों में। सुनील बोला, इज्जत बेच के जो पैसा कमाया जाए वो भला किस काम का हुजूर। शनाया बोली, आजकल के जमाने में इज्जत और जमीर सब पैसा ही होता है। जो बातें तुम कर रही हो उनका इस जमाने में कोई मोल नहीं है। ये बकवास बातें तुम किसी और से जाकर करो। कल ही मारिया को तुम नाइट स्टार क्लब भेज देना। वहाँ के मालिक को मैं जानता हूँ, वो फौरन ही उसे क्लब में रख लेगा। अभी मैं जाता हूँ। और इतना कहकर सुनील चला गया। उधर शनाया ने मिन्नी से क्लब जाने को कहा। मिन्नी भी क्या करती, क्योंकि शनाया उस अनजान आदमी के एहसानों तले जो दबी थी, इसलिए मजबूरी में उसने क्लब में डांसर बनना मंजूर कर लिया। इसी तरह 5 साल और बीत गए। अब मिन्नी 24 साल की हो गई थी। इन 5 सालों में मिन्नी ने मारिया बनकर बहुत नाम और पैसा कमाया। उसके पास अब उसका खुद का बंगला और कई मोटरें हो गई थी। वो देर रात तक क्लब में नशे में धुत लौटती और आकर सो जाती। शनाया बानो उसकी ऐसी हालत देखकर रो पड़ती और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को समझती। अब मारिया खुद को बहुत अकेला महसूस करती। ये दौलत और ये शोहरत उसे रास नहीं आ रही थी। उसके अंदर ना कोई जज्बात थे और ना ही कोई उमंग। वो सिर्फ एक बेजान पुतला बनकर रह रही थी। वो सिर्फ लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करती, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अपने दुखों से भाग रही थी, लेकिन उसके दुख उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो जब कभी अपने इस दौलत शोहरत की दुनिया से तंग आ जाती तो रात में छुट्टी वाले दिन दरिया के किनारे जाकर बैठ जाती और शराब पीकर अपना दुख हल्का कर लेती। इसी तरह एक दिन वो रात के समय अपनी मोटर से दरिया किनारे पहुंची। उसने डिक्की से शराब की बोतल निकाली और ड्राइवर से घर जाने को कहा। ड्राइवर ने पूछा, लेकिन मेम साहब आप घर कैसे आएंगी? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ, मारिया बोली। और इतना सुनकर ड्राइवर मोटर लेकर घर चला गया। इधर मारिया ने दरिया किनारे बैठकर शराब की पूरी बोतल खत्म की और सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल दी। उसे पता ही नहीं था कि उसके पग कहाँ पड़ रहे हैं। वो अपने गमों में डूबी हुई मदहोश से चली जा रही थी। तभी उसकी सैंडल की हील टूट गई और वो सड़क पर गिर पड़ी। उसको सड़क पर गिरा हुआ देखकर एक टैक्सी उसके पास रुकी और उसका ड्राइवर उतरकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ मेम साहब, आपको कोई मदद चाहिए क्या? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, मारिया बोली। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, आप कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। टैक्सी ड्राइवर बोला, मैंने कहा ना मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मारिया ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। फिर मारिया ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को संभाल ना पाई। मारिया को सड़क पर गिरा हुआ देखकर उस टैक्सी ड्राइवर ने मारिया को सहारा देकर खड़ा किया। जमीन पर गिरा हुआ पर्स उठाया, फिर उसके साड़ी के पल्लू को संभाला और अपनी टैक्सी की पीछे की सीट पर बैठा दिया। मारिया को कुछ भी होश नहीं था और कुछ ही देर में वो आंखें मूंद कर सो गई। मारिया की जब आंख खुली तो तब तक सुबह हो चुकी थी। मारिया ने खुद को एक टैक्सी की सीट पर पाया। उसने कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने देखा कि आगे की सीट पर टैक्सी ड्राइवर की वर्दी में एक आदमी सो रहा है और टैक्सी भी सड़क के किनारे खड़ी है। इसका मतलब है वो रात भर इसी टैक्सी में सो रही थी। उसने सोते हुए टैक्सी ड्राइवर को जगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप ही टैक्सी से उतरकर जाने लगी। तभी पीछे से टैक्सी ड्राइवर ने आवाज दी,
ओ मेम साहब, बिना बताए जा रही हैं। आप सो रहे थे इसलिए आपको जगाना ठीक नहीं लगा। मारिया बोली, कोई बात नहीं मेम साहब, हम टैक्सी ड्राइवरों की किस्मत में चैन की नींद कहाँ लिखी होती है। टैक्सी ड्राइवर बोला, अच्छा, कल रात की मदद के लिए शुक्रिया। मारिया बोली, शुक्रिया किस बात का मेम साहब, आपकी हालत ठीक नहीं थी और आपको इस हालत में सड़क पर अकेले छोड़ना मुझे सही नहीं लगा। टैक्सी ड्राइवर बोला, शरीफ इंसान लगते हो, नाम क्या है तुम्हारा? मारिया ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा। जी, मेरा नाम हरजीत है। टैक्सी ड्राइवर बोला, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मारिया बोली, तो मेम साहब घर कैसे जाएंगी आप? बुरा न माने तो मैं घर तक छोड़ दूं। टैक्सी ड्राइवर हरजीत बोला, जी नहीं शुक्रिया, मैं दूसरी टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। मारिया बोली, जब टैक्सी ही पकड़नी है तो मेरी टैक्सी से जाने में क्या हर्ज है? हरजीत ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही, मैं जाना नहीं चाहती। मारिया बोली, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। वैसे मेम साहब, दुनिया गोल है, कभी ना कभी दोबारा मुलाकात हो ही जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। और इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर हरजीत अपनी टैक्सी लेकर चला गया। हरजीत की बातें सुनकर मारिया मन ही मन मुस्कुराई। उसने दूसरी टैक्सी पकड़ी और अपने बंगले को रवाना हो गई। टैक्सी बंगले के सामने रुकवाकर वो टैक्सी से उतरी और टैक्सी ड्राइवर से बोली, ड्राइवर तुम यहीं ठहरो, मैं किसी नौकर के हाथ किराए के पैसे भिजवाती हूँ। क्योंकि रात को मारिया अपनी मोटर में गई थी और उसका पर्स भी अभी उसके पास नहीं था। शायद वो अपना पर्स टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में छोड़ आई थी। वो बंगले के अंदर पहुंची ही थी कि शनाया बानो ने उससे पूछा, रात भर कहाँ थी? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। अरे खाला जान, घबराइए नहीं, क्लबों में नाचने वाली लड़कियों को कुछ नहीं होता। जरा किसी के हाथ टैक्सी का किराया भिजवा दीजिए, गेट के बाहर टैक्सी वाला खड़ा है। मारिया बोली, और तेरा पर्स कहाँ है? शनाया बानो ने पूछा। लगता है कहीं छूट गया है, मारिया ने जवाब दिया। ज्यादा रुपए तो नहीं थे उसमें। शनाया ने पूछा, होंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, इसी बहाने किसी गरीब का भला हो जाएगा। मारिया बोली, कैसी बातें करती हो बेटी? शनाया बोली, बस आज ऐसी ही बातें करने का मन कर रहा है, कम से कम इस दुनिया में कोई तो भरोसे ये काबिल मिला। मारिया बोली, कौन मिल गया, जरा मैं भी तो सुनूं। शनाया ने पूछा। कोई नहीं, था तो कोई भला ही इंसान जिसने रात को मेरी मदद की। मारिया बोली, क्या नाम था उसका? शनाया ने पूछा। हरजीत। हाँ, हरजीत यही नाम बताया था उसने अपना। मारिया बोली, कहाँ मिला तुझे? शनाया ने पूछा। सब बाद में बताऊंगी, अभी मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, बस आप नींबू पानी भिजवा दीजिए, जरा सिर चकरा रहा है, रात को ज्यादा हो गई थी। मारिया बोली, इतनी मत पिया कर बेटी। शनाया बोली, खाला जान नहीं पीऊंगी तो जीऊंगी कैसे? एक शराब का ही तो सहारा है जो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने दुखों को ही भूल जाती हूँ। मारिया बोली, अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। शनाया बोली। और उधर हरजीत की टैक्सी में कोई मुसाफिर बैठा तो बोला, भाई लगता है तुम्हारी टैक्सी में कोई औरत अपना पर्स भूल गई है। ये सुनकर हरजीत ने फौरन अपनी टैक्सी किनारे में खड़ी की और उस मुसाफिर से बोला, जरा देखूं तो भला वो पर्स कैसा दिखता है। उस मुसाफिर ने वो पर्स हरजीत को देते हुए कहा, ये देखो, ये रहा। अरे ये पर्स तो मेम साहब का है। हरजीत बोला, चलो अच्छी बात है, तो ये पर्स उन्हें लौटा देना। वो मुसाफिर बोला, जी हाँ, अब तो लौटाना ही होगा। हरजीत बोला, तो क्या तुम उन मेम साहब को जानते हो? मुसाफिर ने पूछा। जी नहीं। हरजीत बोला, जब उन्हें जानते ही नहीं तो कैसे ढूंढोगे? मुसाफिर ने पूछा। साहब, दिल से दिल को राह होती है, अगर किस्मत में उनके दोबारा मिलना होगा तो मुलाकात हो ही जाएगी। हरजीत बोला, बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। मुसाफिर बोला, बस साहब, अपना तो ऐसा ही है, जिस पर दिल आ गया तो उसे दिल लगा ही लेते हैं। हरजीत बोला, लगता है उस मेम साहब पर तुम्हारा दिल आ गया है। मुसाफिर बोला, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हरजीत बोला, चलो भाई, मेरी मंजिल तो आ गई, भगवान करे तुम्हें एक दिन तुम्हारी मंजिल भी मिल जाए। मुसाफिर ने उतरते हुए कहा, अच्छा साहब, फिर कभी मिलेंगे। और उस मुसाफिर ने इतना कहकर हरजीत ने टैक्सी घर की ओर मोड़ ली। हरजीत घर पहुंचा। क्यों रे, रात भर कहाँ था? मैं रात भर तेरा इंतजार करती रही, पता है कितना मन घबरा रहा था। हरजीत की विधवा माँ सरिता बोली,
अरे माँ क्या बताऊं, कोई मुसीबत में था तो उसे मेरी मदद की जरूरत थी, हरजीत ने सरिता से कहा। तो अब ठीक है, सरिता ने पूछा। हाँ माँ ठीक है, अच्छा मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम खाना बना कर रखो, खाना खाकर थोड़ा आराम करूँगा। आज मैं कुछ देर के बाद टैक्सी लेकर बाहर जाऊँगा क्योंकि रात भर ठीक से सो नहीं पाया, हरजीत बोला। अरे भैया, माँ ने तो कब का खाना बना कर रख दिया, मैंने तो खा भी लिया, मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है, हरजीत का छोटा भाई अभिमन्यु बोला। क्यों रे, आज मेरे बिना ही खाना खा लिया, हरजीत बोला। कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो माँ बोली खा लो, अभिमन्यु बोला। अच्छा कोई बात नहीं, ये ले रुपए, तुझे कुछ किताबों की जरूरत थी ना, हरजीत ने अभिमन्यु से कहा। जी भैया, और इतना कहकर अभिमन्यु ने रुपए लिए और अपनी साइकिल उठाकर कॉलेज को रवाना हो गया। रास्ते में अभिमन्यु अपनी धुन में मस्त साइकिल से चला जा रहा था, तभी न जाने कहां से एक दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसके चेहरे को ढक लिया। अभिमन्यु का संतुलन बिगड़ गया और वो साइकिल समेत जमीन पर गिर पड़ा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।